हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में जो आरआरबी एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज हम कर रहे हैं, उसमें प्राचीन भारत का इतिहास का गुप्त साम्राज्य के बारे में जो क्वेश्चन है 89 से लेकर 109 तक, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे हमारे सेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को और पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि चंद्रगुप्त का 9 रत्न कौन कौन से थे। तो हम कालिदास से स्टार्ट करते हैं। पहला जो थे कालिदास, दूसरा कौन थे आपका धन्वंतरी, तीसरा आपका कौन थे चौथा हो जाएंगे आपका शंकु, पांचवा हो जाएंगे बेताल भट्ट। जरूरी नहीं कि आपको ऐसे क्रम में याद करना है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। फिर आपका अमर सिंह, फिर हो जाएगा आपका वराहमिहिर, फिर वरुचि एंड नौवा हो जाएगा आपका हरिसेन। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक हो कोई वर्ड लिखने में, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक नहीं थे। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा आपका, देखो ब्राह्मण थे, ठीक है, इनमें से एक हैं, ठीक है, इनमें से एक है तो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कहाँ पर है, देखो यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन नहीं थे। तो उस केस में क्या होगा कि आपको ये दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको ऐसे दिए रहेंगे जिनमें से वो पूछ देगा कि भाई इनमें से कौन नहीं थे। तो 4 ऑप्शन में से 3 आपको दिए रहेंगे, इसमें से 9 में से कोई रहेगा 3 और एक आपका नहीं रहेगा। हम बात करें विशाख दत्त की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय में दरबारी कवि थे और इन्होंने रचना की थी किसकी, इनकी एक रचना थी देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। और एक और रचना इन्होंने की थी जिसका नाम था मुद्राक्षम, मुद्राक्षसम। ठीक है, मोगलम की हम बात करें, ये सी नंबर ऑप्शन का। तो एक बुद्ध के जो 2 गुरु थे, प्रोमिनेंट गुरु, जो बुद्ध के जो 2 प्रोमिनेंट शिष्य थे, उनका में से एक का नाम क्या था, मोगलम था। और ब्रह्मगुप्त की बात करें तो एक भारतीय गणितज्ञ थे जिनका 598 से लेकर आपका 655 या 665 एडी तक इनका जीवन काल था। ये क्या थे, एक भारतीय गणितज्ञ थे, तो इनके बारे में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। बेसिकली ये आपको 9 रत्न जो है आपको याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, और विशाख दत्त भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक कवि थे, यानी कि एक पोएट्री थे, और इन्होंने 2 रचना की थी जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम और एक था आपका मुद्राक्षसम। अगला क्वेश्चन है, भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के नेपोलियन के रूप में आपको जाना जाता है किसे, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर होगा। और समुद्रगुप्त की हम बात करें तो इसका शासनकाल था 335 से लेकर 380 तक था, ये एडी में आएगा। ठीक है, और इसके जो दरबारी कवि थे हरिसेन थे, और हरिसेन क्या थे, 9 रत्नों में से भी एक थे। हरिसेन दरबारी कवि थे। और भारत का नेपोलियन इसे किसने कहा था, भारत का जो नेपोलियन था वो बोला गया था किसके द्वारा, बी ए स्मिथ के द्वारा। ठीक है, बी ए स्मिथ के द्वारा भारत के नेपोलियन इसे बोला गया था। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त की बात करें तो ये गुप्त साम्राज्य का पहला वो शासक थे जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, और प्रोमिनेंट लीडर में यहीं से स्टार्ट होते हैं। जिनकी उपाधि दी गई थी
और उपाधि क्या था इनको, महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। और इनका जो शासनकाल था आपका, इन्होंने 319 से लेकर 335 तक शासन किया। और इन्होंने ही गुप्त सावंत को चलाया था। गुप्त सावंत को किसने चलाया था भाई? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। कुमार गुप्त की बात करें तो इनका जो शासनकाल था 415 से लेकर 455 एडी तक था। और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्या करवाए थे? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अगर आपसे पूछ दे कि वो कौन सा गुप्त शासक था जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो वो कौन हो जाएंगे? आपका कुमार गुप्त हो जाएंगे। और नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है भाई। और स्कंदगुप्त क्या थे? एक अंतिम जो गुप्त प्रतापी शासकों में से एक थे। और इनका जो उल्लेख है आपका कौम अभिलेख में मिलता है। और इन्हें शाक्रदित्य की उपाधि दी गई थी। तो उपाधि आपको याद रखना है कि इनको जो उपाधि दी गई थी वो क्या था आपका? शाक्रदित्य की। शाक्रदित्य की उपाधि इन्हें दी गई थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम था? तो विक्रमादित्य भी उपाधि दी गई थी। और ये किसका नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि महाराजा धीराज की दी गई थी। और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि दी गई थी, सो ऑप्शन नंबर डी है। और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। महाराजा धीराज की, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, जिनका शासनकाल था 380 से लेकर 412 एडी तक। और इनकी एक पुत्री हुई थी, उनका नाम याद रखना है, काफी बार पूछ देता है। इनकी एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था प्रभावती। प्रभावती गुप्त इनकी पुत्री थी, जिसका विवाह जो था वो वाकाटक शासक कौन था? रुद्रसेन द्वितीय, उन्हीं से इनका जो ब्याह हुआ था। उज्जैन को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और इन्होंने सिल्वर क्वाइन का प्रचलन करवाया था सर्वप्रथम प्रचलन। तो इतनी बातें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो पहले क्वेश्चन में मैंने इसे जो 91 नंबर क्वेश्चन था उनमें मैंने बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री हुई थी जिनका नाम क्या था? प्रभावती गुप्ता। लोपामुद्रा एक महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी और प्राचीन भारत में इनको दार्शनिक नारी के रूप में जाना जाता है। रुद्रमा देवी के बारे में थोड़ा जान लो कि इनका जो शासनकाल था 1262 से लेकर ये था 1289 तक। और ये क्या था कि भाई काकतीय वंश की रानी थी। काकतीय वंश की रानी थी, ठीक है। और जिन्होंने साउथ इंडिया में, बेसिकली जो साउथ इंडिया का जो पार्ट है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, इस रीजन में इन्होंने क्या किया था? अपना रूल किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल ये क्या थे? तो भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल जो थे ये क्या थे? गुप्त काल में एक प्रशासनिक विभाग था, उसी को बोला जाता था। जिसमें भोग राजा के जो फसल वो सब्जियों के रूप में दिए जाने वाला जो कर था उसको बोला जाता था। विषय की जो प्रशासनिक इकाई थी जो सबसे ऊपर था उसको विस्पति बोला जाता था, ठीक है। और भुक्ति एक ऊपरी था जो अस्थायी कृषि से जो नॉन पार्लियामेंट फार्मर्स थे उनके द्वारा दिया गया कर था, उसको भुक्ति बोला जाता था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त सिंहासन पे जो आसीन हुआ उनका नाम क्या था? समुद्रगुप्त था। सो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर होगा। जिनका शासनकाल क्या था? 355 से लेकर
380। और इन्होंने एक सिक्का चलाया था, उस सिक्के में वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि जो समुद्रगुप्त थे वो संगीत के प्रेमी थे। क्या थे? संगीत के प्रेमी थे। और इनकी जो चित्र है उसको क्वाइन पर दर्शाया गया है वीणा बजाते हुए, यानी कि इनको वीणा से प्रेम था। श्रीगुप्त की बात करें तो इनका जो शासनकाल था आपका 240 से लेकर 280 तक का। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को व्यापक रूप से प्राचीन विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से एक और अकादमिक उत्कृष्टता के महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि नालंदा को बनाया था किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है। और हम बात करें हर्षवर्धन की, थोड़ा सा बारे में जानूं। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में तो आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं पहले के लेक्चर में। तो जो हर्षवर्धन थे वो पुष्यभूति वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा थे। किस वंश का थे? पुष्यभूति वंश का ये क्या थे भाई? प्रतापी राजा थे। और इनके ही दरबार में हेनसांग नाम एक यात्री आया था, जो चीनी यात्री था, हेनसांग। ठीक है। हेनसांग इन्हीं के दरबार में आया था और इन्होंने वर्णन किया कि इनके जो सैन्य में 60,000 हाथी है, जिनमें से आपका 1,00,000 क्या है? घोड़े हैं, और बाकी जो है पैदल है। और एक बाण भट्ट इनके दरबारी कवि हुई थी, आपको याद रखना है। बाण भट्ट कौन थे? दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट ने एक हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल और उसकी व्यवस्था और राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो जो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है उस किस काल को कहा जाता है? कि गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा राजा एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो समुद्रगुप्त को माना जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रतिमा है वो सिक्के पर मिलती है, यानी क्वाइंस पर मिलती है, जो वीणा बजाते हुए छापा गया है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि समुद्रगुप्त जो थे वो वीणा का अच्छा वादक थे और संगीत से प्रेम भी करते थे। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? शकुंतला का जो पुत्र था उस भरत था। और अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक था जिसको हम प्रेम कथा के नाम से जानते हैं। एक प्रेम कथा था, किसके किसके बीच था? राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है प्राचीन भारत का, जिसका जो शासन पीरियड था 320 से लेकर 555 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध कविता मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई? तो मेघदूत आपको लिखी गई है किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। मेघदूत क्या है? काव्य खंड है। ठीक है। और मेघदूत के अलावा इन्होंने एक और लिखा था जिसका नाम था ऋतुसंहार। मेघदूत में क्या बताया गया? मेघदूत में एक यक्ष की कहानी बताई गई है जो बादल के माध्यम से अपने प्रेमी को एक संदेश भेजने की कोशिश करता है। ऋतुसंहार में यह बताया गया कि प्रत्येक ऋतु में 2 प्रेमिकों के अनुभवों का वर्णन करते हुए 6 ऋतुओं की वर्णन की गई है। किसमें? ऋतुसंहार में। और ये किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास के द्वारा। इन्होंने कुछ नाटक लिखे थे, प्ले लिखे थे। जो इम्पोर्टेंट नाटक है वो आपको याद रखना है। एक था मालविका अग्निमित्रम। ठीक है। और एक था आपका अभिज्ञान शकुंतलम।
और एक था आपका विक्रमोर्वरियम। विक्रमोर्वरियम, ठीक है। और महाकाव्य भी इन्होंने लिखा था। 2 महाकाव्य के नाम आपको याद रखना है। वो 2 महाकाव्य कौन कौन थे? एक था रघुवंशम और एक था आपका कुमार संभव। कुमार संभव, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। कालिदास के जो महाकाव्य, काव्य और काव्य प्ले यानी कि जो नाटक थे उनके बारे में थी। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्टीय नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? तो आर्यभट्टीय नामक पुस्तक जो है आर्यभट्ट के द्वारा किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। आर्यभट्टीय नामक पुस्तक में क्या है आपका? 4 अध्याय हैं, 4 अध्याय और 121 श्लोक आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? तो प्रशस्ति जो था वो एक शिलालेख था, एपिग्राफ था, और जो कहाँ पर स्थित है? प्रयाग में स्थित है, इसीलिए इसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। और इस शिलालेख पर गुप्त राजवंश ने अपने क्या लिखा थे? उपलब्धियां लिखी थी। और इस शिलालेख को बनवाया कौन था? इस शिलालेख को जो बनवाया था किसके द्वारा बनाया गया था? बनाया गया था किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, ठीक है, अशोक के द्वारा। कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो अगला क्वेश्चन यही आएगा, इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई कितनी है जिस पर समुद्रगुप्त से जुड़े शिलालेख लिखे गए हैं? तो इलाहाबाद जो, या फिर उसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी हाइट है आपकी 10.7 मीटर या फिर 35 फीट। और समुद्रगुप्त ने इस पे अपनी उपलब्धियां जो है लिखवाई थी, लेकिन इसको बनाया गया था किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की तुलना शेक्सपियर से की गई और उसे भारत के शेक्सपियर भी कहा जाता है? तो भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत के शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, जिन्होंने काव्यखंड, महाकाव्य और प्ले यानी कि नाटक लिखे थे। हम बात करें कौटिल्य की, तो कौटिल्य क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के सहायता से मौर्य वंश की स्थापना भी हुई थी चंद्रगुप्त के द्वारा। कभी कभी पूछ देता है कालिदास की पत्नी के नाम, तो वो आपको याद रखना है। उनकी जो पत्नी या फिर प्रेमिका बोले उसका नाम था विद्योत्मा। विद्योत्मा, ठीक है, ये नाम था। विष्णु शर्मा के बारे में आप जानते हैं, पंचतंत्र के लेखक थे। पढ़नी के बारे में भी जानते हैं। पढ़नी क्या थे? संस्कृत व्याकरण की रचयिता इन्हें बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र के लेखक जो थे वो कौन है? बाणभट्ट हैं। और ये हर्षवर्धन के जो शासन काल थे, ठीक है, हर्षवर्धन उनके दरबारी कवि भी थे। कौन थे? बाणभट्ट। कलहण की बात कही, इन्होंने राजतरंगिणी लिखी थी। बाकी आप चीजें तो आप जानते हैं कालिदास और पढ़नी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? इससे पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि बाणभट्ट जो थे ये क्या थे? दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? वही क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसेंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो किसके शासनकाल में भारत आया था? आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया? पहले क्वेश्चन में बताया आपको, भाई हेनसांग आया था। बी नंबर होगा। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन थे लगभग खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेशन समाप्त हो गया भाई। 109 क्वेश्चन थे, 89 से लेकर 109 तक क्वेश्चन हमने क्या किया? डिस्कस किए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, उसको सुधार किया जाएगा। बाकी आपको सेशन अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। और अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और अगला सेशन के लिए आप इंतजार कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन की ओर।